सभी को स्वागत करते हैं F1 के लिए जज्बा के एक और रोमांचक एपिसोड में। और आज हम फॉर्मूला 1 की दुनिया में वन और केवल पास्टर माल्डोनाडो और उनकी वंदरिंग के साथ ट्रैक पर जा रहे हैं। पास्टर माल्डोनाडो वास्तव में बहुत ही रुचिकर व्यक्ति। उनकी हमलावरण भरी ड्राइविंग के लिए बदनाम, लेकिन उनकी दिलचस्प जीत के लिए भी अपरिवर्तनीय। वह 2012 में वह दिलचस्प विजय के लिए यादगार हैं। बिल्कुल मेरे दोस्त, वेनेजुएला में जन्मे और पले बड़े हुए माल्डोनाडो के खून में रेसिंग है। उन्होंने एक साधारण गोकार्ट और एक सपने के साथ अपनी यात्रा शुरू की। एक सपना जो उन्हें BMX बाइक से लेकर फॉर्मूला रेनो के चुनौतीपूर्ण सर्किट तक ले गया और अंततः फॉर्मूला 1 की तीव्र जगत में। हालांकि उनकी शुरुआत विलियम्स के साथ बहुत ही अस्थिर रही थी जब उन्होंने 2011 में, लेकिन एक साल बाद स्पेनिश ग्रां प्री में उन्होंने दर्शकों को चौंका दिया। उन्होंने सिर पर बैठाने की सुरक्षा जगह सुनिश्चित की और फर्नांडो अलोंसो और किमी रायकोनेन जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। वास्तव में विलियम्स के लिए एक महान सफलता, लेकिन चलते फिरते तकनीकी मुद्दों, अवसरों के चूकने और कठोर आलोचना के साथ आए उथल पुथल को हम न भूलें। एक रेसिंग ड्राइवर का जीवन है ना, ऊपरों और नीचों से भरपूर। माल्डोनाडो ने लोटस के साथ ट्रैक बदलने की कोशिश की थी 2014 में, ताजगी की सांस की आशा रखते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक तूफान था। वास्तव में वित्तीय समस्याएं और अपरफॉर्मिंग कार ने इसे एक अशांत यात्रा बना दिया, लेकिन अपनी आत्मा के अनुरूप माल्डोनाडो ने अपनी जगह बनाए रखी, कभी पीछे नहीं हटते। फॉर्मूला 1 हेलमेट छोड़ने के बाद भी उन्होंने रेसिंग के प्रति अपना प्यार जारी रखा और वर्ल्ड एंड्योरेंस चैंपियनशिप में सफलता प्राप्त की। अब वही है जिसे मैं समर्पण कहता हूं। ये खेल के प्रति उनके अटल प्यार का एक प्रमाण है। माल्डोनाडो का फॉर्मूला 1 में करियर केवल एक ड्राइवर की कहानी से अधिक है। यह एक रोमांचकारी कथा है जो विजयों, निराशाओं और महिमा की अग्रसरता की अविरत पीछा करती है। और यही है महिलाओं और सभी आदमियों पास्टर माल्डोनाडो की विरासत। यह फॉर्मूला 1 इतिहास का ही एक हिस्सा नहीं है, यह स्वयं मोटरस्पोर्ट की महाकाव्य कथा का एक अध्याय है। सुप्रभात मित्रों, और इस विशेष एपिसोड के लिए आपका स्वागत है F1 के लिए जज्बा में। मैं आज के लिए आपका मेजबान हूं, जॉर्ज वॉटसन। हमारे सामान्य तेजस्वी एंजो की जगह पर स्वर्व कर रहा हूं। मेरे पास मेरे साथ अद्वितीय कमेंटेटर विलियम है। बोलिए नमस्ते विलियम। नमस्ते सुनने वालों, इस विशेष गुरुवार के एपिसोड पर यहाँ होना एक आनंद है। बिल्कुल सही। हर गुरुवार की सुबह हम आपको हमारे दैनिक एपिसोडों से हटकर कुछ वास्तविक, ध्रुवीय, महाकाव्यिक और सदैव चर्चित विषयों में ले जाते हैं। इसलिए तैयार रहें, क्योंकि हमारे सामरिक सफर के लिए आपको एक रोमांचक यात्रा का इंतजार है। बिल्कुल, और आज की यात्रा बहुत रोचक होने वाली है। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक त्वरित पिट स्टॉप। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो F1 के लिए जज्बा चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को सक्रिय करें, एक कमेंट छोड़ें और इन एपिसोड्स को अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। याद रखें, आपका समर्थन ही इस शो को ऊर्जा प्रदान करता है। और मुझे आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो कहानियां हैं वो खुद को ही सीमित रखने के लिए बहुत अच्छी हैं। ठीक है विलियम, विषय पर और अधिक विवरण चाहिए? हमारे साथ जुड़े रहें। हमने आज का विषय चुना है क्योंकि यह सिर्फ फॉर्मूला 1 रेसिंग के बारे में ही नहीं है, बल्कि यह जुनून, सहनशीलता और मानवीय आत्मा के बारे में भी है। मुझे लगता है कि आप इसे सिर्फ मनोरंजन के साथ ही नहीं, बल्कि प्रेरणादायक भी पाएंगे। इससे बेहतर कहा नहीं जा सकता था जॉर्ज। तो चलिए गियर में बदलते हैं, हमें नहीं, पूरी गति से। चलिए सीधे अंदर चलते हैं, हमें नहीं। अब माल्डोनाडो की काफी अद्वितीय कहानी है। वह कारों से घिरे हुए वातावरण में पल बढ़ा, वेनेजुएला में ऑटोमोटिव उद्योग में गहरी जड़ें रखने वाले परिवार के साथ। वह अक्सर एक कार डीलरशिप में पैदा हुआ ही था। वास्तव में, और बहुत छोटी उम्र से ही माल्डोनाडो 4 पहियों की बजाय 2 पर चक्कर लगा रहा था, जहां उनकी पहली सवारी BMX बाइक थी। यह काफी शुरुआत है नहीं, 2 से 4 पहियों तक माल्डोनाडो का यात्रा गो कार्ट ट्रैक की ओर दिलचस्प है। एक परिवार के मित्र के बेटे को गो कार्टिंग पसंद थी और उन्होंने माल्डोनाडो को इसे आजमाने के लिए आमंत्रित किया। और वही हो गया, उसे इसके नशे चढ़ गए। पहली बार ट्रैक पर घूमते समय वह सब हंसी और खुशी से भर गया था। जल्द ही उसने अपने पिता को राजी कर दिया और उसे एक गो कार्ट खरीदने के लिए मनाया। यहां तक कि यह उत्साह की ज्वाला है। उस लंबे समय से जब उसने उस गो कार्ट में बैठा, माल्डोनाडो की दौड़ ट्रैक के लिए निश्चित थी। बिल्कुल,
और यह उत्साह उसे मोटरस्पोर्ट के सबसे प्रशंसित क्षेत्रों में से एक फॉर्मूला 1 की ओर ले गया, जहां उसने निश्चित रूप से अपनी पहचान बनाई। उसकी आक्रामक शैली और अटल समर्पण के बिना किसी शक नहीं है, उसके द्वारा फैंस को यादगार कई पल मिले। कार्बन फाइबर में दाग लगने से लेकर उस शानदार विजय तक, जब उसने विलियम्स के लिए दिल जीत लिया, माल्डोनाडो ने निश्चित रूप से खेल पर अपना छाप छोड़ा। फॉर्मूला 1 छोड़ने के बाद भी उसका रेसिंग के प्रति उत्साह अब भी जगमगाता है। उसने धीरज चैंपियनशिप में रेस की है और काफी अच्छा कर रहा है, ऐसा लगता है। यह खेल के प्रति उसके प्यार का सच्चा प्रमाण है। यही है सच्चे रेसर का जज्बा, क्या नहीं? एक बार रेसर, हमेशा रेसर। अब यहां कुछ दिलचस्प है। माल्डोनाडो का रेसिंग के प्रति उत्साह सिर्फ उनका अपना नहीं था। पता चला है उनका पूरा परिवार इस खेल के दीवाने थे। वह मुझे आश्चर्य नहीं है। जब आपके पास एक परिवार होता है जो आपका समर्थन करता है, तो वह उत्साह और मजबूत हो जाता है। उन्होंने फॉर्मूला 1 को धार्मिक रूप से अनुसरण किया क्या? ओह, वे जरूर करते थे। उनके लिए आयरटन सेना मोटरस्पोर्ट के देवता थे। ऐसे समर्पण को देखना एक युवा माल्डोनाडो पर गहरा प्रभाव डालना चाहिए था। इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह सिर्फ उनके पिता के प्रभाव ही नहीं है, बल्कि उनका पूरा परिवार, जो अब भी रेसिंग के प्रति अत्यधिक उत्साही है। जैसा कि लोग कहते हैं, सेब पेड़ से दूर नहीं गिरता। इतनी कम उम्र में अपनी रेसिंग की यात्रा शुरू करने पर माल्डोनाडो बड़े बच्चों के खिलाफ खड़े हुए थे। यह काफी चुनौती रही होगी। ओह, यह निश्चित रूप से था। उन्होंने स्वीकार किया है कि उस उम्र में शक्ति, परिपक्वता और शारीरिक विकास में अंतर महत्वपूर्ण होता है। फिर भी यह उसे नहीं रोक सका। यह सिर्फ उसे मजबूत नहीं बनाया, बल्कि उसे जल्दी से प्रगति करने और बड़े लड़कों के साथ कदम मिलाने के लिए मजबूर किया। यह उसकी दृढ़ता और संकल्प का साक्षी है। वहां से उन्होंने बड़ा कदम उठाया और यूरोप में अपने सपने को पूरा करने के लिए सिंगल सीटर्स में और अंततः फॉर्मूला 1 में जाने का निर्णय लिया। बिल्कुल सही। वेनेजुएला में गो कार्ट से लेकर मिनार्डी के साथ फॉर्मूला 1 टेस्ट तक माल्डोनाडो की यात्रा न केवल अद्वितीय बल्कि चमत्कारी भी रही है। अब फॉर्मूला 1 की दुनिया में माल्डोनाडो के प्रवेश की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने खुद को फॉर्मूला रेनो 2 लीटर से संक्रमण करते हुए पाया और उनके मुताबिक अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। यह पूरी तरह से समझने योग्य है। मिनार्डी के कॉकपिट में कदम रखना कोई छोटी सी उपलब्धि नहीं है, और बजट संबंधी प्रतिबंधों का सामना करना केवल चुनौती में और भी बढ़ावा देता होगा। यह सत्य है, लेकिन यहां दिलचस्प है उनकी दृढ़ता और सहनशीलता। यद्यपि वह तेज थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने गलतियां की और अनुभव की कमी थी, जो कि युवा ड्राइवर्स को नेविगेट करने की एक वास्तविकता है, नहीं है ना? बिल्कुल सही। और ट्रैक के बाहर के कारकों का उल्लेख नहीं करना, अपने देश को छोड़कर एक अलग संस्कृति, मौसम और जीवन शैली में समायोजित होना, यह बहुत कठिन होता है। यह निश्चित रूप से है। अब यहां चीजें थोड़ी उदासीन हो जाती हैं। माल्डोनाडो को घर से दूर महीनों तक बिताना पड़ा, जबकि अधिकांश यूरोपीय ड्राइवर्स सप्ताहांत के रेस के बाद घर वापस लौट गए। अकेलापन, गृहातुरता, ये सब मिलकर बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन उन्होंने इसे रोकने नहीं दिया। मानते हुए कि यह कठिन था, उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में लिया ताकि वे तेजी से परिपक्व हो सकें और अपने लक्ष्यों पर जोर दें। वही तो है, लेकिन मुझे चिंता है कि यह युवा ड्राइवर्स पर मानसिक दबाव का क्या असर हो सकता है। सतत प्रदर्शन के लिए लगातार दबाव, प्यार के लोगों से दूरी और जटिल जीवन शैली के बदलाव, यह एक चुनौती है जिसे उसे मिलने वाला ध्यान अक्सर नहीं मिलता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। यह खेल का एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर फैंस नहीं देखते हैं, लेकिन शायद इस तरह की बातचीतें इस पर प्रकाश डालने में मदद कर सकती हैं। माल्डोनाडो की यात्रा बिना संघर्ष के नहीं थी। वह एक नए देश में थे, कोई दोस्त नहीं थे, केवल उनकी टीम थी जो साथ थी। नई भाषाएं सीखनी थीं। यह अकेलापन भरी अवधि थी होनी चाहिए थी। वास्तव में, लेकिन जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, माल्डोनाडो की सफलता के लिए कठिनाइयों से भी ज्यादा मजबूत इच्छा शक्ति थी। उनकी जूनियर सिंगल सीटर पिरामिड के माध्यम से प्रगति ने उन्हें 2010 में GP2 सीरीज में विजयी बनाया। यह काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस जीत ने ही उन्हें फॉर्मूला 1 टीमों के रडार पर लाया था। अंततः उन्होंने 2011 में विलियम्स के साथ हस्ताक्षर किए। वह मानते थे कि वह फॉर्मूला 1 के लिए तैयार थे, यहां तक कि उससे कुछ साल पहले भी। और विलियम्स में कदम रखना, हालांकि उनकी टीम उस समय नंबर 1 नहीं थी, उनके लिए एक सपना था। यह उनके करियर में एक महत्वपूर्ण कदम था। दूसरी ओर, हमेशा कुछ विवाद होने की संभावना होती है ना?
क्या आप वेनेजुएला की सरकारी स्वामित्व वाली तेल कंपनी PDVSA से वित्तीय सहायता की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही। अब मैं उन ड्राइवर्स का समर्थन करता हूं जो उन्हें चाहिए, लेकिन इसके कारण कुछ आलोचना भी हुई। ऐसा लगता है जैसे लोग भूल जाते हैं कि अंततः कार को चलाने वाली टैलेंट होती है, न कि प्रायोजक के पैसे। बहुत अच्छी बात कही है। माल्डोनाडो का फॉर्मूला 1 में पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन उनकी प्रतिभा और संकल्पना ने यह सुनिश्चित किया कि वे खेल पर अपना छाप छोड़े। तो क्या माल्डोनाडो जब वो फॉर्मूला 1 में प्रवेश करे थे तब उन्हें थोड़ी सी कठिनाइयां आई थीं? क्या? वास्तव में उन्हें बहुत सारी आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उन्हें फॉर्मूला 1 का बुरा लड़का और पेड ड्राइवर भी कहा। मीडिया विशेष रूप से आलोचनात्मक थी। नए आने वाले बच्चे होने पर हमेशा चुनौती होती है, लेकिन जो बाद में हुआ वह दिखाता है कि यह खेल कितना क्रूर हो सकता है। उनका विलियम्स में प्रवेश उनकी सबसे खराब सीजन के साथ मिल गया। यह तो बहुत ही दिल टूटने वाला होना चाहिए था। हाँ, यह था। दुर्भाग्य से FW33 उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल सामर्थ्यपूर्ण नहीं था। माल्डोनाडो ने उस साल केवल एक टॉप 10 समाप्ति हासिल की थी। और उनके अधिक अनुभवी सहयात्री रूबेंस बैरिकेलो भी बहुत बेहतर नहीं रहे। उन्होंने उस साल केवल 2 बार स्कोर किया था। यह काफी चिंताजनक है ना, एक ऐसी प्रतिष्ठित टीम जैसे विलियम्स को इतनी कठिनाइयों से गुजरना। टीम के लिए यह निश्चित रूप से एक कठिन अवधि थी, लेकिन याद रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे उछाल दौड़ खेल का हिस्सा है। परेशानियों के बावजूद माल्डोनाडो ध्यान केंद्रित रहे। और यह तारीफनीय है, लेकिन यह बस यह दिखाता है कि फॉर्मूला 1 में भाग्य कैसे तेजी से बदल सकता है। एक मिनट तुम सपने को जी रहे हो और अगले मिनट वह एक बदबूदार काले सपने में बदल जाता है। यह हमारे प्यारे खेल की कठोर वास्तविकता है ना? बहुत सत्य। यह फॉर्मूला 1 की दुनिया कितनी अप्रत्याशित और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, इसका निरंतर याददाश्त है। लेकिन यही उछाल दौड़ ही है जो इस खेल को इतना मोहक बनाती है। बस एक छोटा साइड बार दोस्तों, यदि आप F1 के लिए जज्बा के इस एपिसोड का आनंद ले रहे हैं तो उस लाइक बटन को ठोस ढंग से दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें प्यार दिखाएं और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यह हमें आपके लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री मुफ्त में प्रदान करने में बहुत मदद करेगा। हमारे पास हर दिन 3 बजे और 7 बजे ताजगी भरी एपिसोड्स होते हैं और रेस वीकेंड पर हम विशेष प्रसारण के साथ क्रिया को बढ़ाते हैं। और हमारे धांसू गुरुवार के सुबह स्पेशल भी न भूलें, हम कुछ रोचक विषयों पर गहराई से जाते हैं। बिल्कुल, आपका समर्थन अमूल्य है, तो वह लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अब हम अपने मुख्य विषय पर फिर से ध्यान केंद्रित करें। हमें ऐसा करना चाहिए क्या? 12-12 में स्पेनिश ग्रां प्री माल्डोनाडो के लिए एक गेम चेंजर थी। टीम को यह पता था कि उनकी अच्छी कार है, लेकिन उनकी यथार्थ उम्मीदें भी थीं। वे खुद को अंकों के लिए प्रतिस्पर्धी के रूप में देखते थे, लेकिन शायद नहीं रेस विजेताओं के रूप में। और फिर भी माल्डोनाडो ने क्वालिफाइंग में शानदार दूसरी स्थान प्राप्त किया, जो आश्चर्यजनक रूप से ल्यूइस हैमिल्टन के तेल अनियमितता के कारण डिस्क्वालीफाई होने के बाद पोल पोजीशन बन गया। हाँ, सही है। सभी की उम्मीद थी कि दूसरे पंक्ति के स्टार्टर फर्नांडो अलोंसो दौड़ में माल्डोनाडो को जल्दी से पीछे छोड़ देंगे। सभी यानी माल्डोनाडो खुद को छोड़कर। वह काफी दृढ़ता से तय किया था। उसने खुद को कहा था कि यह उसका मौका है, शायद उसका एकमात्र मौका है, और उसे इसे पूरी ताकत देनी होगी। बिल्कुल सही, और वही उसने किया। उसने अलोंसो और किमी रायकोनेन की लोटस को पीछे छोड़कर एक अद्भुत विजय हासिल की। अब इसे मैं एक चांदी की रेखा कहता हूं। सबसे कठिन समय में भी हमेशा कुछ असाधारण अच्छा होने की संभावना होती है। बिल्कुल, यह एक दृढ़ता के भुगतान का एक शानदार मिसाल है। यह हमें दिखाता है कि हमेशा अपनी आशाओं को बनाए रखना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? माल्डोनाडो ने खुद स्वीकार किया कि यह आसान नहीं था। अलोंसो और रायकोनेन के पास तेजी से चलने वाली कारें थीं, लेकिन माल्डोनाडो और विलियम्स ने उनके टायर प्रबंधन में कमजोरी का पता लगाया और उसका फायदा उठाया, और वहीं उन्हें विजय लाई। यह भाग्य या असामान्य मौसम जैसी अवस्थाओं के कारण नहीं था, यह पूरी प्रदर्शन की वजह से था। वे तेज थे और माल्डोनाडो ने अलोंसो के खिलाफ प्रतिस्पर्धा का सामना किया। जब वह पोडियम पर खड़ा हुआ अपने 2 प्रतिष्ठित आदर्शों अलोंसो और रायकोनेन के साथ, जो उसे कंधों पर उठाए हुए थे, तो वह बहुत खुश हो गया होगा। मेरे पास एक भतीजा है जो रायकोनेन के बड़े प्रशंसक है। उसे यह सुनकर बहुत खुशी होगी। कोई संदेह नहीं, माल्डोनाडो को यह लग रहा था कि उसने अपने सपने को पूरा कर लिया है। जब वह युवा था तब वह अलोंसो और रायकोनेन का अनुसरण कर रहा था, और जब वह पोडियम पर खड़ा हुआ तब उसने खुद को स्वीकार किया कि उसने यह हासिल कर लिया है।
और उससे ज्यादा उसे गर्व महसूस हुआ कि उन्होंने विलियम्स टीम के लिए अंतिम विजय को प्राप्त किया है, और विशेष रूप से फ्रैंक विलियम्स के लिए। काफी सम्मानजनक, क्या आप नहीं कहेंगे? बिल्कुल सही। और हालांकि स्पेनिश ग्रां प्री उच्चतम बिंदु था, विलियम्स कार को अन्य क्षण भी मिले जब वह अपनी मधुर स्थान पर पहुंची और माल्डोनाडो ने यह अवसर पकड़ लिया। वह वेलेंसिया में तीसरे स्थान पर क्वालिफाई कर गया, सिंगापुर में दूसरे स्थान पर और अबू धाबी में तीसरे स्थान पर। यह बस दिखाता है कि जब आपको एक अवसर प्रस्तुत होता है तो आपको उसे दोनों हाथों से पकड़ना होता है। सफलता के बावजूद कुछ अवसर छूट गए। माल्डोनाडो ने वेलेंसिया में हैमिल्टन के साथ टकराव किया, सिंगापुर में कार खराब हो गई और अबू धाबी में एक केयर्स समस्या ने उसकी दौड़ को बाधित किया। वास्तव में माल्डोनाडो की जीत 2012 में विलियम्स टीम के लिए आखिरी जीत थी और महान श्री फ्रैंक विलियम्स के प्रबंधन के तहत आखिरी विजय थी। यह एक खट्टी मीठी याद है ना? एक हाथ में कुछ पदक के अवसर छूट गए थे। माल्डोनाडो स्वीकार करते हैं कि उनमें से एक उनकी खुद की गलती के कारण थी। वह अभी भी सीखने की अवस्था में थे और शायद थोड़ा उत्सुक थे कि एक और रेस जीतकर अपनी प्रतिष्ठा साबित करें। उसके अलावा उनके पास ऐसी कार नहीं थी जो नियमित रूप से प्रदर्शन कर सकती थी। टीम को कई बार खराबियों का सामना करना पड़ा, खासकर केयर्स और गियरबॉक्स के साथ, जिसने उनका आत्मविश्वास कम कर दिया। हालांकि मेरे ख्याल से माल्डोनाडो की अविश्वसनीय संकल्पना को याद रखना महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि इन परिस्थितियों के समय में कितनी अप्रयुक्त संभावना होती है। जैसा कि कहा जाता है, हर बादल के पास एक चांदी की रेखा होती है। बिल्कुल सही। और चुनौतियों के बावजूद माल्डोनाडो ने विलियम्स के साथ 12-13 तक रहा। हालांकि यह वर्ष थोड़ा निराशाजनक साबित हुआ, ठीक वैसा ही जैसा कि 12-11 में हुआ था, लेकिन उनकी संकल्पना और टीम के प्रति समर्पण अविश्वसनीय था। बिल्कुल सही कहा। परेशानियां हमें मजबूत बनाती हैं। यह सब कुछ बस हार नहीं मानने और अपनी गलतियों से सीखकर मजबूती से वापस आने के बारे में है। क्या आप सहमत हैं? मैं खुद इसे और अच्छी तरह से नहीं कह सकता था। माल्डोनाडो की कहानी इसका प्रमाण है। लगता है कि समस्याएं हमने पहले सोचे से भी गहरी थीं। माल्डोनाडो स्वीकार करते हैं कि टीम ने तकनीकी दृष्टिकोण से कुछ बुरे फैसले लिए। वायुमंडलीय तंत्रज्ञान कुछ ठीक नहीं था और कार की प्रदर्शन की उम्मीदों के आधार पर विंड टनल के सिमुलेशन के साथ मेल नहीं खाता था। मैंने एक अफवाह सुनी है कि टीम ने 21-13 में जानबूझकर एक धीमी कार बनाई थी ताकि उम्मीदें कम हों और फिर 24-13 में सबको आश्चर्यचकित कर सकें। क्या यह सच हो सकता है? रुको, यह तो बहुत ही असंभावित सप्ताहांत है। हमें ऐसी अनुमानों के साथ सतर्क रहना चाहिए। हमें तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी सूत्रों से जानकारी की पुष्टि करें, जैसे कि आधिकारिक फॉर्मूला 1 वेबसाइट या ब्राजील में आधिकारिक फॉर्मूला 1 प्रसारणकर्ता बंदेरांतेस टेलीविजन चैनल से। तुम सही कह रहे हो। वह मेरे लिए थोड़ा असावधानी पूर्वक था। मुझे माफ करो। बस यही कि कभी-कभी ये साजिशें मुझे रुचिकर्मी लगती हैं, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि अगली बार सतर्कता से काम लूंगा। चिंता नहीं दोस्त, चीजों पर सवाल करना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन चलो याद रखें कि हमें अपने तथ्यों की सत्यापन करनी चाहिए, खासकर जब हम फॉर्मूला 1 जैसे इतने जटिल और तकनीकी खेल के साथ आमने सामने होते हैं। माल्डोनाडो का मानना है कि जब चीजें नीचे की ओर स्पिराल हो रही थीं, तो दोष को गर्म आलू की तरह फेंका जा रहा था। रेस टीम ने कार को दोषी ठहराया, कारखाना ने रेस टीम को दोषी ठहराया और ऐसा ही चलता रहा। उन्होंने उस समय को शायद विलियम्स टीम के इतिहास में सबसे खराब के रूप में भी संदर्भित किया। उनके पास ट्रैक के बाहर बहुत सारी समस्याएं और विचलन हुए थे जो उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर रहे थे। 12-24 में माल्डोनाडो के प्रायोजकों ने फैसला किया कि वे लोटस में जाएंगे, जो पिछले साल उम्मीद दिखा चुका था। अब यदि मेरी याद सही है, क्या वह वर्ष नहीं था जब लोटस ने अपनी कार के लिए एक नवीन, हालांकि दोषपूर्ण जुड़वा हाथी दांत डिजाइन अपनाया था? हमें तो ऐसा लगता है, लेकिन हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं। क्या हम अपने एस रिपोर्टर विक्टोरिया को लाइन पर लाएं और पुष्टि करें? यह एक शानदार विचार है। चलो उसे जल्दी से कॉल करते हैं। नमस्ते विक्टोरिया, हम बस बात कर रहे थे 12-24 के मौसम की और हमें स्पष्ट रूप से याद नहीं आ रहा है। क्या लोटस की कार के लिए उस वर्ष एक नवीन जुड़वा हाथी दांत डिजाइन था? ठीक है, हाँ समझा। तो यह सचमुच सत्य था। पुष्टि के लिए धन्यवाद। हाँ, तो हम सही थे। इन बातों की जांच करना हमेशा अच्छा होता है। इतिहास वर्तमान घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ना? बिल्कुल।
और यह हमारा काम है कि हम सुनिश्चित करें कि हम सही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हमारे सुनने वाले लोगों के लिए यहाँ एक मजेदार तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि लोटस द्वारा 1224 में अपनाए गए जुड़वा हाथी दांत डिजाइन ने नियम के अनुसार, जिसमें कार की नाक एक बिंदु की ओर संकुचित होनी चाहिए, उसे विवादास्पद बना दिया था। यह विचार दो अलग अलग बिंदुओं यानी हाथी दांतों को बनाने का था, जिनमें से एक सूक्ष्मता से दूसरे से थोड़ा लंबा होता है ताकि यह आवश्यकता को पूरा करें, साथ ही कार के नीचे हवा को अधिकतम बहाने में मदद करें। चतुर नहीं है वह? बिल्कुल रोचक है। ऐसी नवाचारों से ही यह खेल रोमांचकारी बना रहता है। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए हमेशा कुछ ऐसा होता है जो हमें सतर्क रखता है। फॉर्मूला 1, आपको यह प्यार होना चाहिए। माल्डोनाडो की संघर्ष लोटस में स्विच करने के बाद भी जारी रही। क्या नहीं थी? इंजन में समस्याएं और टीम को धन संकटों का सामना करना पड़ा। ऐसा लगता है कि उन्हें पूरे वर्ष तक अपने एरोडायनामिक्स पैकेज को विकसित नहीं कर सके। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि माल्डोनाडो इसे कुछ समयों तक थोड़ा खतरनाक कहते हैं। यह उसकी और टीम के लिए एक कठिन स्थिति होनी चाहिए थी। यह दिखाता है कि फॉर्मूला 1 में सफलता केवल ड्राइवर के कौशल से अधिक पर निर्भर होती है। बिल्कुल सही। और वहां रुकने वाले नहीं थे। ट्रैक के बाहर लोटस अपनी खुद की संकटों से निपट रहा था। माल्डोनाडो बताते हैं कि वे भुगतान समस्याओं के कारण होटल बुकिंग के बिना रेस पर पहुंचते थे। एक बार में उनके पास जापान में आतिथ्य भी नहीं था। लेकिन यहां एक स्पर्श करने योग्य बात है। अन्य टीमों ने उनकी स्थिति को देखा और उन्हें खाना खिलाने का प्रस्ताव दिया। यह बस दिखाता है कि जबकि फॉर्मूला 1 कठोरता से प्रतिस्पर्धी है, टीमों के बीच एक साथी भावना है। यह सचमुच दिल को छू लेने वाली है। प्रतिद्वंद्विता और प्रतिस्पर्धा के बीच यह अच्छा लगता है कि एकता और खेल की भावना अभी भी मौजूद है। और हम इसमें माल्डोनाडो की भूमिका को भी न भूलें। उन्हें टीम के प्रमुख और मैकेनिक्स के बीच सुलह करने का काम मिला, जहां उन्होंने भुगतान सुनिश्चित करने की कोशिश की। यह उनके लिए वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण वर्ष था, लेकिन उनकी सहनशीलता और समर्पण वास्तव में प्रकाशित हुए। माल्डोनाडो की कथा में जटिलताओं की स्तरों का खुलासा जारी रहता है। मौसम को समाप्त करने के लिए संघर्ष करते हुए वे अतिरिक्त धन के लिए स्पंदनकर्ताओं से संपर्क कर रहे थे। पूरी टीम अनिश्चितता और तनाव के बादल में थी, जिसमें उनके समय के सहयोगी रोमेन ग्रोजान भी शामिल थे। माल्डोनाडो कहते हैं कि उन्होंने वास्तव में मौसम के समाप्त होने तक दिनों की गिनती की थी। यह एक उदास चित्र है। एक रेसर के प्रदर्शन पर बहुत सारा उनकी मानसिक स्थिति और मनोबल पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि टीम की स्थिति सभी के ध्यान को प्रभावित कर रही थी। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ कहानी में मजबूती आती है। लोटस अंततः रेनो द्वारा छुड़ाया गया था 2016 में, लेकिन अनुबंधित माल्डोनाडो को छोड़ दिया गया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसने कितनी भावनाओं के साथ गुजरना होगा? सचमुच तबाही की कगार से बचाव करने के लिए एक जीवन रेखा, फिर छोड़ दिया जाना। ये एक कठोर याददाश्त है कि यह खेल कितना अप्रत्याशित हो सकता है। और फिर भी माल्डोनाडो धरती पर बना रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें यह समझ आ गया था कि जैसे कि सभी अच्छी चीजें, उनका समय फॉर्मूला 1 में सदैव नहीं चलेगा। उन्होंने तो 2070 के लिए सॉबेर के साथ बातचीत भी की थी, लेकिन समझौता टूट गया क्योंकि माल्डोनाडो को ऐसी कार की आवाज थी जो नियमित रूप से अंकों में समाप्त हो सकती थी, और उनके प्रायोजकों को परिणामों की गारंटी चाहिए थी, जो हम जानते हैं इस अप्रत्याशित खेल में एक बड़ी मांग है। माल्डोनाडो के चरित्र का एक सच्चा प्रमाणित, इतनी उथल पुथल भरी समयों से गुजरने के बावजूद खेल की प्रकृति के बारे में गरिमामय और यथार्थवादी रहना। माल्डोनाडो की कहानी वास्तव में यह बताती है कि रेसिंग एक रोमांच होता है, लेकिन यह हमेशा सभी चमक और महिमा नहीं होती। आपके विचार माल्डोनाडो की यात्रा के बारे में क्या हैं? इसमें ऊंचाइयां और नीचाइयां भरी हुई हैं ना? बिल्कुल सही। यह मोटरस्पोर्ट की वास्तविकता को बताता है। यह सिर्फ ट्रैक पर एड्रेनालिन रफ्तार के बारे में ही नहीं है, बल्कि इसके बाहर के वित्तीय सहनशीलता के बारे में भी है। माल्डोनाडो की कहानी इसे दिखाती है कि इस क्षेत्र के साथ आने वाली परीक्षाओं और कठिनाइयों की बात करती है। वास्तव में यह सब चमक और महिमा नहीं है, लेकिन यह सुनकर दिल को आराम मिलता है कि माल्डोनाडो ने इस अवधि का उपयोग अपने जीवन पर विचार करने के लिए किया। उन्होंने फॉर्मूला 1 में अपने अद्भुत अनुभव, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपनी जवानी में कृतज्ञता पाई, और उन्होंने अपनी यात्रा को स्वीकार कर लिया। ये एक सच्चे खिलाड़ी की पहचान है। जीवन में ऊंचाइयां और नीचाइयां भरी होती हैं, लेकिन हम उन्हें कैसे निभाते हैं, वही हमें परिभाषित करता है। माल्डोनाडो की कहानी इसका प्रमाण है। और बिल्कुल सहमत हूं।
फॉर्मूला 1 के बाद माल्डोनाडो ने 2018 और 2019 में वर्ल्ड एंड्योरेंस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। उन्होंने डेटोना और स्पा में क्लास जीत हासिल की और ले मांस में तो पोडियम भी जीत लिया। ऐसा लगता है कि माल्डोनाडो ने धीरे धीरे एंड्योरेंस रेसिंग में अपना रिदम फिर से ढूंढ लिया है। यह फॉर्मूला 1 से थोड़ा अलग है, लेकिन प्रतिस्पर्धा का उत्साह और विजय की खुशी सभी के लिए सामान्य है। और हालांकि वह फॉर्मूला 1 से दूर चला गया हो सकता है, लेकिन स्पष्ट है कि उन्हें फैंस द्वारा अभी भी बहुत प्यार किया जाता है। उन्हें उनका चरित्र, ट्रैक पर उनकी प्रवृत्ति की याद आती है, और कौन जानता है, हम शायद एक कमबैक भी देख सकते हैं। अब वह कुछ होता है। बिल्कुल सही। मोटर स्पोर्ट अपूर्वनीय होता है, जैसे कि इसके ड्राइवर्स भी होते हैं। हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि माल्डोनाडो के लिए भविष्य में क्या होता है। माल्डोनाडो ने अपने जीवन के दूसरे पड़ाव में बिजनेस में कदम रखा, अपने परिवार के होल्डिंग का उपयोग करते हुए और विश्व भर में निवेश करते हुए। लेकिन जानते हो क्या, साफ है कि मोटरस्पोर्ट की पुकार अभी भी उसके दिल की तारों को खींचती है। यह दिलचस्प है। मैं हमेशा सोचता रहा हूं कि एक पेशेवर रेसर के तेजी से भरे जीवन से एक पारंपरिक करियर पथ में जाने का बदलाव कितना हो सकता है। यह काफी बदलाव होना होगा। मैंने कभी इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि उन्हें खेल की कितनी यादें हो सकती हैं। वास्तव में वह हर दिन मोटरस्पोर्ट में अपने सक्रिय जीवन की यादें याद करने का स्वीकार करता है। सारी यात्राएं, सार्वजनिक संबंधों की घटनाएं, मीडिया संलग्नता, प्रायोजक की घटनाएं, प्रशिक्षण, परीक्षण, गो कार्टिंग और बेशक रेसिंग। हालांकि वह अब एक सक्रिय जीवन जीता है, लेकिन कुछ भी मोटरस्पोर्ट के उत्साह और एड्रेनालिन रश के समान नहीं है। यह एक अच्छा बिंदु है। खेल के प्रति प्यार, एड्रेनालिन, प्रतियोगिता की आग, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप बस बंद कर सकते हैं। और शायद, बस शायद, हम मोटरस्पोर्ट की दुनिया में माल्डोनाडो को फिर से देख सकते हैं, न कि एक ड्राइवर के रूप में, बल्कि एक अलग भूमिका में। सोचिए, उन्हें एक टीम का प्रबंधन करते हुए, उनकी सारी अनुभव और उनके द्वारा वर्षों में बनाई गई नेटवर्क का उपयोग करते हुए। माल्डोनाडो के लिए स्पष्ट है कि मोटरस्पोर्ट सिर्फ एक करियर नहीं है, यह एक प्रेम और उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह बेशक देखने लायक होगा। उनकी बहुमूल्य अनुभव से निश्चित रूप से वह किसी भी टीम के लिए एक संपत्ति होंगे। यह और भी स्पष्ट करता है कि एक बार जब आप इस खेल में हो जाते हैं तो आप कभी वास्तव में छोड़ते नहीं हैं ना। माल्डोनाडो का कथन कि मोटरस्पोर्ट उनका खेल होगा, अपने जीवन के आखिरी दिन तक वास्तव में उनके खेल के प्रति उनके गहरे प्रेम को संक्षेप में दर्शाता है ना। यह निश्चित रूप से करता है। यह सिर्फ उनके लिए एक करियर नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक प्रेम है, कुछ जिसमें वह अत्यधिक समर्पित हैं। यह एक भावना है जो मोटरस्पोर्ट दुनिया में कई लोगों के साथ संवादित होती है। वास्तव में। और मुझे लगता है कि उनकी कहानी यह याद दिलाती है कि मोटरस्पोर्ट में करियर अनियमित और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन खेल के प्रति प्रेम एक को आगे ले जा सकता है। यह उन ड्राइवर्स की प्रतिरोध क्षमता, अनुकूलता और खेल के प्रति प्रेम की प्रमाणित है जो उनके पास होते हैं। बिल्कुल सही। ये कहानियां वास्तव में उस कहावत को बल देती हैं कि एक बार जब आप मोटरस्पोर्ट में हो जाते हैं तो वह आपके रक्त में हो जाता है। यह एक ऐसा खेल है जो उन लोगों पर एक दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ता है जो इसका हिस्सा होते हैं। बहुत अच्छी बात कही है। हम अपनी कार्यक्रम के अंत के पास आ रहे हैं, लेकिन अभी और भी कुछ बाकी है, इसलिए सुनने वालों बने रहें। हम जल्द ही वापस आ रहे हैं इस विशेष कार्यक्रम के अंतिम सेगमेंट के लिए, AF के लिए जज्बा के इस विशेष एपिसोड के। AF के लिए जज्बा के आज के एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद। हमने मोटरस्पोर्ट की दुनिया में पास्टर माल्डोनाडो की यात्रा के बारे में एक रोचक चर्चा की है। यदि आपने इस एपिसोड का आनंद उतना ही लिया है जितना कि हमने किया है, तो सदस्यता लें और उस सूचना घंटी को दबाएं न भूलें। टिप्पणियां साझा करें और लाइक्स हमें आपको और रोमांचक सामग्री लाने में बहुत मदद करते हैं। और यदि आपके पास कोई रेसिंग दोस्त हैं तो उन्हें हमारे पॉडकास्ट की सिफारिश न भूलें, चाहे वह पब में एक पाइंट के साथ हो या ऑनलाइन चर्चा के दौरान। बिल्कुल, इस फॉर्मूला 1 की दुनिया में ये रोमांचक अंदाज और जानकारी बांटें और लोगों को जोड़ें। मुझ पर भरोसा करें, आप इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे जो हमने आपके लिए तैयार किया है। और एंजो को एक शाउट आउट। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यह एपिसोड पसंद आएगा। आप सभी का निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। हम पहले से ही अगले एपिसोड के लिए तैयार हो रहे हैं। अपने इंजन चालू रखें दोस्तों, इससे और भी बहुत कुछ है जो आपको प्राप्त होने वाला है। जॉर्ज और विलियम, मेटल पेडल दबाएं, सड़क पर अपनी नजरें बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तरह है। आगे की चक्की में मिलते हैं दोस्तों।